हेलो एवरीवन। वेलकम टू कॉमर्स गुरु। चलिए आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, तीन वर्ड्स के बारे में, तीन टर्म्स पढ़े थे हमने। पहला टर्म पढ़ा था बुक कीपिंग, दूसरा टर्म पढ़ा था अकाउंटिंग, और तीसरा टर्म जो हमने पढ़ा था वो थी अकाउंटेंसी। जब हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो बुक कीपिंग में दो शब्द मिलते हैं हमें। पहला बुक, दूसरा कीपिंग। बुक का मतलब होता है किताब, और कीपिंग का मतलब होता है रखना। तो जब हम व्यापारिक घटनाओं को लिखने की बातें करते हैं कि कितना लिखा जाएगा, कितना नहीं लिखा जाएगा, या कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, इन सब चीजों को जब लिखने की बातें होती हैं तो फिर हम बोलते हैं वो क्या है, बुक कीपिंग है। लेकिन जब हमने चीजों को लिख लिया उसके बाद फिर उससे मतलब निकालने की बात होती है कि व्यापार में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमें बुक कीपिंग से या पुस्तपालन से सिर्फ इतना पता चलता है कि क्या क्या आया है, क्या क्या गया है, या जो भी लेन देन हुआ है व्यापार में, बस हम उनको लिख लेते हैं। तो फिर जब उससे मतलब निकालना होगा कि बिजनेस में फायदा हो रहा है, व्यापार में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, हमारी हमें व्यापार आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। और जो अकाउंटेंसी है वो हमें ये सिखाता है कि आपको अपनी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग करनी कैसे है। तो अगर हम बात करें कंपैरिजन की, या फिर अगर हम ये बोलें कि कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है, तो सबसे पहली जो है वो बुक कीपिंग आती है, अगला अकाउंटिंग आता है, और जो तीसरा है वो अकाउंटेंसी आता है। मतलब अकाउंटेंसी सबसे बड़ी है क्योंकि वो हमें ये सिखा रहा है कि व्यापार में चीज़ों को कैसे लिखना है, साथ साथ वो हमें ये भी बता रहा है कि चीज़ों को कैसे नापना है, हमारा फायदा कितना होगा, हमारा नुकसान कितना होगा। इन सारी चीज़ों को जब नापने और ये सब कुछ करने की बातें हैं वो हम अपने अकाउंटेंसी में सीखते हैं। यहाँ हम लेखांकन की परिभाषा पढ़ेंगे जो हमें अकाउंटेंसी की बात है। तो लेखांकन बेसिकली क्या है, ये एक व्यावसायिक लेन देन एवं घटनाओं को लिखने एवं वर्गीकृत करने की कला एवं विज्ञान है। तो चलिए एक एक करके लफ्जों को समझते हैं, एक एक करके वर्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे व्यावसायिक लेन देन की बात है। तो व्यावसायिक लेन देन का मतलब लेखांकन सिर्फ व्यवसायिक लेन देन की बात करता है। तो अगर किसी बाप ने अपने बेटे को कुछ सामान दिया है और उसके बदले में कोई पैसा नहीं आया है उसके पास, तो वो व्यावसायिक लेन देन नहीं होगा। वो लेन देन तो जरूर होगा, लेकिन उसके बदले में उसके पास कोई पैसा नहीं आया है, इसीलिए वो व्यावसायिक लेन देन नहीं होगा। नेक्स्ट वो घटनाओं की बात कर रहा है। घटनाएं मीन्स जो भी चीजें व्यापार में हो रही हैं उन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, घटनाएं बोलते हैं। नेक्स्ट वो लिखने की बात करता है और वर्गीकृत करने की बात करता है। यहाँ पे दो टर्म्स मिलते हैं हमें, लिखने और वर्गीकृत। तो लिखना तो समझ में आ रहा होगा कि कोई भी सामान खरीदा गया, कोई भी सामान बेचा गया, उसको लिख लिया, वो लिखना हो गया। लेकिन जो वर्गीकृत है, वर्गीकृत का मतलब होता है बांटना। जैसे हमने अगर 10 रुपए का सामान खरीदा एक दिन, फिर 20 रुपए का सामान खरीदा अगले दिन, और फिर हमने उस सामान को बेचने निकले। हमने पहला सामान बेचा 12 रुपए में, दूसरा सामान बेचा 14 रुपए में, तो इनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। उसी को हम लोग बोलेंगे वो क्या है, वर्गीकृत करना है। ठीक है, और ये कला और विज्ञान दोनों है। तो कला का मतलब होता है कि हर इंसान चीजों को अपने हिसाब से करेगा, तो उसके लिए उसे कुछ ज्ञान चाहिए होगा, कुछ नॉलेज चाहिए होगा। और विज्ञान का मतलब होता है कि उसके पास उस चीज को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो वैसे ही लेखांकन में भी है, आपको अगर लेखांकन करनी है तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ चीजों को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम एक करके पढ़ते हैं। यह उल्लेखनीय है कि लेखांकन उन्हीं लेन देनों का किया जा सकता है जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं तथा जिन्हें प्रायः मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। इस पूरी लाइन का या इस पूरे सेंटेंस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो लेन देन, जो खरीदना बेचना, अगर पैसे में नहीं हो रहा है तो उसको हम लिख ही नहीं सकते हैं। अगर पैसे में हो रहा है तो उसको लिखेंगे, पैसे में नहीं हो रहा है तो उसे नहीं लिखेंगे। जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया था, एक बाप ने अपने बेटे को कोई सामान दिया, तो बेटा उसे बदले में कुछ नहीं दे रहा है, तो वो एक लेन देन जरूर हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको पैसे में नापा नहीं जा सकता है, इसीलिए उसको लेखांकन में लिखने की बात ही नहीं आएगी। नेक्स्ट है सारांश लेखन। तो सारांश लेखन वही है कि हम समरी निकालेंगे। जैसे हमने ये एग्जाम्पल दिया था ना अभी, कि 10 रुपए की चीज खरीदी गई, फिर 20 रुपए की चीज खरीदी गई, और वो जो चीजें खरीदी गई उसको बेचा गया 12 रुपए में, फिर बेचा गया 14 रुपए में। तो ये जो टोटल हमारे पास सामान आया वो 30 रुपए का आया। ये हो गया सारांश लेखन कि हमने समरी निकाल ली। और टोटल अभी तक हमने जो सामान बेचा है वो बेचा है 26 रुपए का। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या हो गया, सारांश लेखन हो गया।
फिर विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें तो हमने 30 का सामान खरीदा था, सामान बेचा कितने में, 26 में। तो जो 4 रुपए का हमें नुकसान हो गया, लॉस हो गया, उसे ही क्या बोलते हैं, विश्लेषण। और यहाँ निर्वचन है, निर्वचन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। तो आपने एक प्रोफेशन सुना होगा जो सीए, सीए हर जगह होता है, तो बेसिकली अकाउंटिंग का काम करते कौन है, ये सीए करते हैं। इन्होंने व्यापार में चीजों को लिख लिया, मतलब निकाल लिया। और फिर ये कौन होते हैं, ये बाहर वाले होते हैं। तो ये जब मालिक हो या व्यापार के जो ओनर्स हैं उनको बता देते हैं कि आपके व्यापार में फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या आपके पास इतनी इतनी चीजें हैं, तो उसको हम लोग निर्वाचन बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेखांकन के प्रकार पे। तो बेसिकली जब हम लोग 11th और 12th और बीकॉम के फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे ना, तो सिर्फ हम लोग ये वाली अकाउंटिंग पढ़ेंगे। और 11th 12th में तो खासकर सिर्फ हम लोग बार बार अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगी। तो इसको समझने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक काम करते हैं जिसमें हम लोग, जैसे साइंस होता था हमारा, साइंस में शुरू में सिर्फ साइंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ते थे हम लोग, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया। वैसे ही अकाउंट जब स्टार्ट होती है तो वो सिर्फ अकाउंटिंग रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं तो वो अकाउंट से बढ़ के फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन जाती है। एक एक करके तीनों का डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं एक एक मिनट में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है या वित्तीय लेखांकन होता है, वो सिर्फ आपको ये बात करता है कि आपने व्यापार में कितने का फायदा कमाया, कितने का लाभ हुआ, या फिर आपको नुकसान हुआ। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे वित्तीय लेखांकन में। अगला जो अकाउंटिंग होता है वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो लागत लेखांकन ये बात करती है कि आपने जो सामान बनाया है, उस सामान को बनाने के जो खर्चे हैं, उस खर्चे एक्चुअली में कितने हैं। तो अगर आपको सामान बनाने का खर्चा ज्यादा है तो आप बोलोगे कि हमें सामान महंगा बेचना है। सामान बनाने के खर्चे कम है तो आप सामान बोलोगे हमें सामान सस्ता बेचना है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेसिकली ये समझ लीजिए आप मैनेजर्स के लिए होते हैं, ये मैनेजर्स को मदद करते हैं कि व्यापार में जो आप चीजें लेन देन कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उससे लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों पे क्या असर पड़ेगा, वो हम लोग प्रबंध लेखांकन में पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं लेखांकन के उपयोगकर्ता। उपयोगकर्ता मतलब ठीक है, चीजें लिखी जा रही हैं तो उससे फायदा किनका होगा। ठीक है। तो ये दो तरह के लोग होते हैं। पहला होते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता और दूसरे होते हैं बाहरी उपयोगकर्ता। आज इन दोनों के डेफिनेशंस बस थोड़ी थोड़ी से पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर हम लोगों इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आंतरिक और बाहरी की बात करें तो आंतरिक मतलब जो अंदर के लोग हैं और बाहरी मतलब जो बाहर के लोग हैं। तो बस इससे सिंपल सा एक मतलब निकलता है कि जो भी बिजनेस के ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, या फिर जो व्यापार के अंदर के लोग हैं, इनसाइडर्स हैं, ठीक है, अंदरूनी लोग हैं, उन सबको हम लोग बोलेंगे वो आंतरिक उपयोग करता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस का एम्प्लॉय है, जो बिजनेस का शेयर होल्डर है, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, वो सब कुछ कौन है, आंतरिक उपयोगकर्ता। और वैसे सारे लोग जो बिजनेस के बाहर के हैं, उन्हें हम बोलेंगे वो बाहरी उपयोगकर्ता है। जैसे हमारी सरकारें हो गई, जिनको ये पता करना होगा कि ये कंपनी सही टैक्स भर रही है या नहीं भर रही है, तो वो ऐसे ही पता करेगी जब आप उसकी बुक्स देखेंगे। वो आपकी बुक्स देखेगी, बुक्स देख के उसको पता चलेगा कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है, जर्नल एंट्रीज की चीज़ों की, वो सही है या गलत है। चलिए, और इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग अगली क्लास में दोबारा से कवर अप करेंगे। आज का मकसद, आज का उद्देश्य हमारा सिर्फ बेसिक टर्म सीखना है। तो अब आगे चलते हैं, उसमें मूव ऑन करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग कि लेखांकन का उद्देश्य या उपयोग क्यों होता है, कि हम लोग लेखांकन करते क्यों है, तो सबसे पहला तो ये बेसिक सा चीज़ है कि व्यवसाय के हानि की जानकारी प्रदान करना, हानि एज वेल एज लाभ। ठीक है। तो व्यवसाय में अगर नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो वो तभी पता चलेगी जब आप चीज़ों को लिख के चल रहे हो। क्योंकि हर चीज़ को दिमाग में या माइंड में स्टोर करना, रखना, सेव करना, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब जब आप चीज़ों को लिख लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि व्यापार में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो ये हानि की तो बात करेगा ही, आपको फायदा भी, नुकसान भी बताएगा और आपको लाभ भी बताएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड्स आई है संपत्ति। तो ये संपत्ति अभी हम लोग जस्ट 2 मिनट रुके, हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे। तो फिर हम लोगों को संपत्ति ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है। जो हमारा आज का टॉपिक है फिर उस पर मूव ऑन करते हैं और फिर आज इन टॉपिक्स को समझते हैं। चलिए, अब जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से, एसेट से, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं या कुछ यूनिक सी चीजें हैं। हम लोग इनको जानते हैं, इन वर्ड्स को भी जानते हैं, इन टर्म्स को भी जानते हैं, सिर्फ अब से इनका नाम डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर
एसेट्स के डेफिनेशन की बात करें, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर डेफिनेशन के बाद इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं एसेट्स की। डेफिनेशन लिखा है, व्यवसाय में विद्यमान मूर्त अथवा अमूर्त अधिकार जिनका व्यापार के स्वामी के लिए आर्थिक मूल्य हो, परिसंपत्तियां कहलाती हैं। ये व्यवसाय चलाने में सहायक होती हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं नॉर्मल बोलचाल वाली लैंग्वेज में कि एसेट बेसिकली होते क्या है। तो समझ लीजिए कोई भी व्यापार है, कोई भी बिजनेस है, ठीक है, उसका कोई भी चीज जिस पे उसका खुद का अधिकार हो, जो उसकी अपनी क्या हो, प्रॉपर्टी हो, उसका हक हो, उसका राइट हो, वो सिंपली उसके लिए क्या है, एसेट्स है। तो व्यापार की अपनी चीज जिस पे उसका स्वामी वाला अधिकार हो और वो अपने हिसाब से चीजों को इस्तेमाल कर पाता हो, और ये गारंटीड हो कि बिजनेस से व्यापार को उससे हमेशा फायदा ही मिलेगा, वही सिर्फ क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एसी का बिजनेस है, ठीक है, उसका जो मालिक होगा उसने कुछ एसी खरीदे होंगे, कुछ एसी खरीदे होंगे बेचने के लिए, कुछ एसी अपने इस्तेमाल के लिए। तो जो एसी बेचने और इस्तेमाल के लिए खरीदे हैं वो उसके काम की चीजें हैं, वो उसके फायदे की चीजें हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। अब यहाँ पे डेफिनेशन एसेट्स का लिया, इसी का एग्जांपल लिया, उसी से हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करेंट एसेट्स दोनों सीख सकते हैं। फिक्स एसेट्स को स्थायी परिसंपत्ति बोलते हैं, करेंट एसेट्स को चालू परिसंपत्ति बोलते हैं। चलिए एक एक करके डेफिनेशन करते हैं। जिनका व्यवसाय में दीर्घ काल तक उपयोग होता है, जिनका उपयोग लाभ कमाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, स्थायी परिसंपत्तियां कहलाती हैं। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स क्या हुआ, डेफिनेशन वाइज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन। अब इसको थोड़ा नॉर्मल बोलचाल में समझते हैं। जो भी संपत्ति, जो भी एसेट्स किसी व्यापार में एक साल से ज्यादा रहे और व्यापार उसको इस्तेमाल करके पैसा कमाए, वो फिक्स एसेट्स होंगे। और उसके अपोजिट करेंट एसेट्स क्या होंगे, जो भी व्यापार में एक साल से कम रहे, व्यापार उसको हमेशा क्या करेगा, या तो बेच के पैसा कमाएगा या फिर उसको एक साल से कम अपने पास रखेगा। वो सारे हमारे लिए क्या होते हैं, या तो करेंट एसेट्स जिसे हिंदी में चालू संपत्ति, और फिक्स एसेट्स को स्थायी संपत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। बेसिक डेफिनेशन की बात करें, बेसिक डिफरेंस की बात करें, तो फिक्स एसेट्स व्यापार में एक साल से ज्यादा रहते हैं, और जो करेंट एसेट्स हैं वो व्यापार में एक साल से कम रहते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं लाइबिलिटीज की। जो हमारी संपत्ति है वो हमें फायदा दे रही थी, तो लाइबिलिटीज जो है वो हमें नुकसान देंगी। तो व्यापार पे किसी भी चीज का बोझ होना, व्यापार को कुछ भी जिम्मेदारी होना, सिंपली उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एक एबीसी नाम की कंपनी थी। उसने क्या किया, बाहर गई मार्केट में, वो एक होलसेल की कंपनी थी, ठीक है, किराने की दुकान थी। वो मार्केट से 10,000 का सामान खरीद के लाई। ये 10,000 का दाल, तेल, चावल, साबुन, ये सब कुछ हम लोग क्या लाते हैं, खरीद के लाते हैं, और इसे बेचा जाएगा। और खरीदते वक्त उन्होंने इसका कैश में पेमेंट नहीं किया, मतलब नगद नहीं दिया। तो ये 10,000 इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि ये चुकाना है, बस ये 10,000 ही क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होगी, किसी भी व्यापार की वैसी लाइबिलिटी जिसे चुकाना एक साल के बाद है। किसी भी व्यापार की ऐसी जिम्मेदारी जिसे चुकाना एक साल के बाद है, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और जिसे चुकाना एक साल के अंदर है, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। जैसे अगर हम लोग यहाँ 10,000 की बात करें, तो जब आप किसी से सामान खरीदे हो बेचने के लिए, तो आपको उसको एक साल के अंदर में वापस करना पड़ेगा। वो हो गई आपके लिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लेकिन अगर आप एक बैंक गए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा गए, ठीक है, आप वहां से 1 लाख रुपए का लोन लेके आए, तो ये जो लोन आपने लिया है, ये 1 लाख की वापसी आपको एक साल के बाद करनी है। ये 1 लाख का लोन आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी दायित्व जिसकी वापसी 1 लाख एक साल के बाद करनी है, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और जिसकी वापसी एक साल के अंदर करनी है, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के बैंक लोन, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। और फिक्र मत करिए, ये अगली क्लासेस में हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे। नेक्स्ट ये दो टर्म समझते हैं आज के लिए, फिर आज की क्लास में करेंगे। पहला वर्ड है
ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पे हमारे पास है वो है ट्रांजैक्शन। तो दो या दो से अधिक व्यावसायिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका कुछ मूल्य होता है उसे हम लेन देन कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, पहले ये डिलीट कर लें और फिर चलिए एक एग्जांपल लेके इसे समझते हैं। दो कंपनी है, एक राम की है और एक श्याम की है। राम ने श्याम को कुछ बेचा, श्याम बदले में क्या देगा? पैसे देगा। तो ये जो इनका आपस का लेन देन है, आपस की खरीद बिक्री है, सिंपली इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और अगर इसे व्यापार में नाप सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, तो इसे हम बोल देंगे ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यापारिक लेन देन या व्यवसायिक लेन देन। चलिए आज का आखिरी टर्म समझते हैं जिसे हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल समझने के लिए सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे ना, जब भी अकाउंट्स लिखेंगे, तो अकाउंटिंग ये कहता है कि व्यापार का जो मालिक है और व्यापार है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। कभी भी व्यापार और मालिक को एक दूसरे से अलग अलग माना जाएगा। व्यापार और मालिक एक दूसरे नहीं होते हैं, व्यापार अलग है, मालिक अलग है। इसी लॉजिक के हिसाब से मालिक ने जो भी चीजें व्यापार में लगाई हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, तो बाकी के जो टर्म्स हैं, बाकी की जो चीजें हैं वो हम लोग आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।